नमस्कार, मैं नितिन कुमार जांगीर, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल जीपीसी हनुमानगढ़ की इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इंडक्शन मोटर की सीरीज़ में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और 3 फेज सप्लाई के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन क्या है। आज हम 2 फेज सप्लाई के लिए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। वह मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रही हो, वह मैग्नेटिक फील्ड जो कंटिन्यूसली रोटेट कर रही हो, वह कहलाती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इसके नेम से भी पता चल रहा है। फिर हमने बात की थी प्रोडक्शन की। तो 3 फेज सप्लाई में मैंने प्रोडक्शन के लिए क्या कहा था कि जब हमारी जो 3 सेट ऑफ कॉइल्स है, 3 सेट ऑफ कॉइल्स को हम जैसे ए फेज की कॉइल, बी फेज की कॉइल और सी फेज की कॉइल को स्पेस में, स्टेटर के स्पेस में हम 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पे उसको लगा देंगे और फिर उसके बाद 3 फेज उस पर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होता है जो कि रोटेटिंग नेचर का होता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है। तो बेसिकली क्या हुआ कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रोडक्शन के लिए क्या करना होगा, आपको 2 पॉइंट याद रखने। पहला पॉइंट क्या है कि जो वाइंडिंग है, जो सेट ऑफ कॉइल्स है, जैसे 3 फेज के लिए 3 सेट ऑफ कॉइल्स होगी, 2 फेज के लिए 2 सेट ऑफ कॉइल्स होगी हर फेज के लिए। तो उन सभी को पहले तो फेज डिस्प्लेसमेंट में रखना होगा। 3 फेज के लिए 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट और 2 फेज के लिए 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद उससे सप्लाई से कनेक्ट करना है। जैसे 3 फेज की वाइंडिंग है तो उस पर 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट करना है, और फिर 2 फेज की वाइंडिंग है तो उसे 2 फेज सप्लाई से कनेक्ट करना है। तो उन दोनों 3 फेज और 2 फेज, उन दोनों के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो कि रोटेटिंग नेचर का होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। वह कहलाता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बारे में हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। देखिए इसमें क्या है, 2 फेज में क्या है कि व्हेन ए 2 फेज वाइंडिंग कौन से 2 फेज है, उसे एनर्जाइज, उसे कनेक्ट किया गया किससे, 2 फेज सप्लाई से, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, अब जैसे इस फील्ड के बारे में जानकारी देखते हैं कि फील्ड होता है, ये फील्ड है क्या, रोटेटिंग क्यों बोल रहे हैं। तो ये जो पोल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, स्टेटर के अराउंड फिक्स ना हो गया अपनी पोजीशन को, और ये क्या करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं अपनी पोजीशन को। इसी वजह से इसे हम रोटेटिंग फील्ड कह सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है कि जब मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेटिंग फील्ड इज कांस्टेंट, जैसा कि मैंने 3 फेज सप्लाई में भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि रोटेटिंग फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है। तो वो किसके इक्वल होता है 3 फेज में, वो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड के। और जबकि यहाँ पे 2 फेज की बात करें तो यहाँ का मैग्नीट्यूड तो यहाँ भी कांस्टेंट होगा रोटेटिंग फील्ड का, बट उसका जो वैल्यू होगी वो होगी इक्वल टू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड की। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे हमने बात की अभी बेसिक्स के बारे में, अभी हम देखते हैं प्रोडक्शन कैसे होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो प्रोडक्शन के लिए जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सेम वैसे ही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इन 2 फेज सप्लाई के लिए। 2 फेज सप्लाई में 2 करंट्स होती है। फेज ए के लिए करंट होती है Im sin ओमेगा टी, और 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है दूसरी फेज करंट में। तो फेज बी के अंदर जो करंट है वो Im sin ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री से लैग कर रही है। फिर हमने क्या बोला कि ये तो होगी सप्लाई करंट। अब 2 सेट ऑफ कॉइल्स भी होनी चाहिए 2 फेज के लिए, तो उसके फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 90 पे। तो जो 2 आइडेंटिकल कॉइल्स हैं, हम उसको आइडेंटिकल कंसिडर कर रहे हैं, 2 आइडेंटिकल जो कॉइल्स हैं उनको स्पेस के अंदर 90 डिग्री पे हम उसको लगा देंगे। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ये हमने वाइंडिंग भी लगा दी और हमारे 2 फेज करंट भी है हमारे पास। अब क्या करना है, उस वाइंडिंग 2 जो सेट ऑफ कॉइल्स है, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स, उन दोनों के ऊपर 2 फेज से सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सप्लाई हम ऐसे करेंगे कि एक जो कॉइल है, एक कॉइल के ऊपर उसी, जैसे ए फेज की कॉइल है उसके ऊपर जो सप्लाई आए वो ए फेज से ही आए। ठीक है, और सेम ऐसे ही बी फेज से की जो कॉइल है उसके ऊपर सप्लाई बी फेज से ही आए। ठीक है, इसमें क्या कर, लेट ईच कॉइल बी सप्लाइड फ्रॉम 1 फेज ऑफ ए 2 फेज सप्लाई। जैसे 2 फेज सप्लाई में 2 फेज होते हैं ए और बी, उनमें से जो प्रत्येक कॉइल है, जैसे ए फेज की कॉइल है उस पर सप्लाई ए फेज से, बी फेज की कॉइल है उस पर सप्लाई बी फेज से आए। तो जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उस फेज के अराउंड वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। जैसे ए फेज की अगर हम बात करें तो उसका जो फील्ड होगा वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, बी फेज है वो भी एक अल्टरनेटिंग नेचर का फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, अब जैसा कि हमें पता है कि ये ए और बी फेज में करंट की इक्वेशंस हैं, तो एमएमएफ इक्वेशन, एमएमएफ क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। तो सेम फेज के लिए जो
एमएमएफ के डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम होगा। तो ए फेज में जो एमएमएफ होगा वो होगा एफ ए इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी, और बी फेज सेम एज 90 डिग्री लैग करेगा, तो एफ बी इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्टेटर दिखाई दे रहा है, ये स्टेटर दिखाई दे रहा है, इसमें ये ए फेज की कोयल है और ये एक बी फेज की कोयल है, ठीक है। और डॉट नोटेशन मतलब करंट यहाँ से बाहर निकल रही है, क्रॉस मतलब करंट अंदर से, क्रॉस मतलब करंट वहाँ से अंदर जा रही है, ओके। फिर हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम कैसे पता लगा सकते हैं लास्ट, तो अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगाने के लिए राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक सोलेनोइड दिया हुआ है, इस सोलेनोइड में करंट यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, तो जो करंट की डायरेक्शन है उसी दिशा में हमारी, अगर दाएं हाथ की अंगुलियों को मोड़ेंगे तो अंगूठे की दिशा हमें क्या बताएगी, अंगूठे की दिशा बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। जैसे कि आप इस ए फेज में देखिए, यहाँ से करंट अंदर जा रही है, यहाँ से करंट बाहर निकल रही है, अंगुलियों को इस हिसाब से रखें, यहाँ से अंदर और यहाँ से बाहर, तो हमारा अंगूठा किस दिशा में होगा, अंगूठा होगा इस दिशा में, तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए फेज के लिए, ठीक है। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ए फेज के लिए। अब हम देखते हैं बी फेज के लिए, तो बी फेज के लिए सेम देखिए कि यहाँ से करंट एंटर कर रही, यहाँ से लीव कर रही, तो हमारी जो दाएं हाथ की अंगुलियाँ उसको यहाँ से या इस तरह दिशा में रखेंगे, तो अंगूठा कहाँ होगा, अंगूठा होगा इस दिशा में, और ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस फेज के लिए, बी फेज के लिए। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी फेज के लिए, ठीक है। तो ये हमने डायरेक्शन पॉइंट आउट कर ली यहाँ से। अब दोनों देखिए, यहाँ पे जो फील्ड है ए और बी, इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 90 डिग्री का, तो हम इसे कह सकते हैं ये टू फेज डिस्प्लेसमेंट है। फिर हम देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो रोटेटिंग किस नेचर का कैसे है। तो इसके लिए हमें क्या करना, जो इक्वेशंस हम लिखी गई है उसमें क्या कि हम हर वैल्यू पे, जैसे ओमेगा टी 0 पे, फिर ओमेगा टी हम बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे और फिर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट एमएमएफ की। हमारा जो एमएमएफ है वो रोटेटिंग नेचर का कैसे है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कि हम पहले केस लेते हैं ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे। तो पहला एमएमएफ है एफ ए इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी, एफ बी इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, जैसा हमने पहले देखा था। अब यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 0 रखते हैं, तो 0 रखने से यहाँ एफ ए हो गया एफ एम साइन 0 मतलब 0, एफ बी हो गया एफ एम साइन 0 माइनस 90, ये हो गया माइनस एफ एम। जैसे एफ ए को तो यहाँ पे क्या 0, तो एफ ए 0 और एफ बी के अपोजिट दिशा में हमारा रिजल्टेंट आ रहा है माइनस एफ एम, तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ओके। क्योंकि एफ बी नेगेटिव है ना, तो ये एफ बी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो नेगेटिव डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ, तो ये एफ बी की नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, तो ये इसको हम बोलेंगे एफ बी इक्वल टू प्लस एफ एम। और फाइनली हमारा रिजल्टेंट किसके इक्विवेलेंट है, एफ बी के इक्विवेलेंट, तो रिजल्टेंट हो गया एफ एम। तो यहाँ से देख सकते हैं जो रिजल्टेंट एम एम एफ आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल टू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैक्सिमम एफ एम मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बता रहा है, ओके। ये यहाँ पे फिर रिजल्टेंट और एफ ए के अंदर देखिए 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट सेम एज, ठीक है। ये हमने देखा केस ओमेगा टिकल टू 0 के लिए। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ओमेगा टिकल टू 45 डिग्री के लिए। तो सेम यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू 45 रखते हैं इन दोनों इक्वेशंस में, तो एम एफ ए मिलेगा एफ एम साइन 45 1/√2 एफ एम, और एफ बी मिलेगा एफ एम साइन 45 माइनस 90 इक्वल टू माइनस 1/√2 एफ एम, ठीक है। तो एफ है हमारा इसी दिशा में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है 1/√2 एफ एम, और एफ बी क्या अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जैसे यहाँ तक डायरेक्शन ये पॉइंट आउट करी, तो अब नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ऊपर की दिशा में, तो ये आ गया हमारा एफ बी 1/√2 एफ एम, और दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। अब दोनों का रिजल्टेंट देखते हैं एफ बी और एफ ए का, ये हो गया रिजल्टेंट, और ये मिला हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करने के लिए कैसे करते हैं हम, जैसे ये एफ ए है तो इस दिशा में अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो 45 डिग्री है, तो एफ ए कॉस 45, और सेम एफ बी के लिए एफ बी कॉस 45, दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख देना, और रखने के बाद फिर आप देखोगे तो एफ आर की वैल्यू हो जाएगी एफ एम, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमें यहाँ भी क्या मिल रहा है, इक्वल टू मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड के। अब सेम हम देखते हैं 90 डिग्री के लिए। तो 90 डिग्री केस में देखिए ओमेगा टी इक्वल टू 90 रखते हैं, तो एफ ए हो जाएगा एफ एम साइन 90, तो ये प्लस एफ एम, और एफ बी हो जाएगा एफ एम साइन 90 माइनस 90 हो गया 0। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा एफ ए की दिशा में होगा, तो ये है हमारा रिजल्टेंट, उसकी वैल्यू भी एफ आर इक्वल टू एफ एम, यहाँ से आप देख सकते हो। तो फाइनली हुआ क्या कि देखिए आप हर पॉइंट पे देखिए,
जैसे पहले ओमेगा टी को 0 पे देखा, फिर 45 पे देखा, फिर 90 पे देखा, कंटिन्यूसली आप चाहे आगे बढ़ते रहना 120 180 पे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट एमएमएफ का, वो हमेशा ही मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब एफएम के इक्वल ही आएगा हमेशा ही। और 3 फेज के केस में 1.5 टाइम्स होता है, 2 फेज के केस में इसके इक्वल ही आएगा। ओके, फिर हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन को। ओमेगा टी इक्वल टू आपने देखा कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, मैग्नीट्यूड सेम, एफएम के इक्विवेलेंट। 45 पे देखा आपने डायरेक्शन कुछ यहाँ पे थी अराउंड 130 के 45 डिग्री पे, मैग्नीट्यूड फिर भी यहाँ भी सेम था। फिर 90 डिग्री के लिए देखा आपने 3 o'clock के अराउंड थी, मैग्नीट्यूड यहाँ भी सेम है। तो आपने यहाँ पे देखा 0 डिग्री ऊपर की तरफ 45 पे कुछ यहाँ पे और 90 पे यहाँ पे, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो क्या होता है कि जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, और किस दिशा में घूम रही है वो घड़ी की दिशा में घूम रही है। पहले जैसे 0 पे था, 12 o'clock पे, फिर उसके बाद 130 पे, फिर 3 पे, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। फेज सीक्वेंस यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, सेम एज हमने 3 फेज सप्लाई में भी देखा था कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के लिए जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज दिशा में होगी। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के फिर हमने कंक्लूड क्या किया, कंक्लूड हुआ कि 2 फेज करंट ऑफ ए बैलेंस सप्लाई सिस्टम, बैलेंस सप्लाई सिस्टम के जो 2 फेज करंट है वो एक प्रोड्यूस करते हैं रिजल्टेंट फ्लक्स को, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है एयर गैप ऑफ मोटर के एयर गैप में जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है, और जिसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वलेंट होता है, एफ एम के, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होता है। और जो रिजल्टेंट फील्ड है वो क्या रोटेट कर रहा है, किस दिशा में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, किसके लिए, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के लिए। और अगर नेगेटिव फेज सीक्वेंस की बात करते हैं तो किस दिशा में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में, जैसे हमने 3 फेज में भी देखा था। तो हमने यहाँ पे फाइनली क्या कंक्लूड किया, पहले तो ये कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस के लिए उसकी दिशा होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नेगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एफएम के इक्विवेलेंट आता है। एक आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जो रिजल्टेंट एमएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो आप एक सीधा सा याद रख लेना, वो होता है इक्विवेलेंट टू m/2 FM, m/2 FM। जो m है वो है नंबर ऑफ फेज, जो m है वो है नंबर ऑफ फेजेज। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 फेज के लिए नंबर ऑफ फेजेस कितने हो गए, 3, तो यहाँ पे एफ आर इक्वल 3/2 रखते तो 1.5 आ रहा है। 2 फेज के लिए हम देखते तो m इक्वल टू आ गया 2, तो ये हो गया एफ आर इक्वल टू एफ एम के इक्वलेंट। सेम एज अगर आप आगे फेज में चेक करना चाहते जैसे 5 है 6 फेज में, तो 6 फेज के लिए 6/2 तो 3 FM, मतलब 3 मल्टीपल्स हो जाएगा रिजल्टेंट हमारा MMF। ओके, तो ये हमने पॉइंट यहाँ पे कंक्लूड किए। फिर नेगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो हमने वाइंडिंग है लगा रखी है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हम सप्लाई करंट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वाइंडिंग तो ऐसी की ऐसी रहेगी, और जो हमारी सप्लाई है जैसे आइए ए फेज की करंट है वो तो यहाँ रहेगी, बी फेज की करंट यहाँ ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, मतलब बी फेज यहाँ लीड करेगी, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में लैग कर रही थी, नेगेटिव फेज सीक्वेंस में लीड करेगी। तो हमारा एमएमएफ है वो भी सेम, ये हो जाएगा एफ बी इक्वल टू एफ एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। यहाँ पे जो वाइंडिंग है वो चेंज होगी नहीं, तो एफ ए इसी दिशा में आएगी, एफ बी इसी दिशा में आएगी। और फिर फाइनली हम जैसे यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 90 और वैल्यू 0 के लिए 45 के लिए सबके लिए चेक कर लेंगे, तो आप इसका देख लेना कि जो इसका रिजल्टेंट एमएमएफ है वो तो एफएम की इक्विवेलेंट आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। जैसे पहले डायरेक्शन इस दिशा में हो तो फिर बाद में कहाँ चले, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आ जाएगी, फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगी, मतलब क्या हो गया, ये जो रोटेशन हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप चेक करना कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस के लिए जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है क्या, ठीक है। सिर्फ याद रखना कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस में चेक करने के लिए जो वाइंडिंग है वो नहीं चेंज करेंगे, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ क्या चेंज करेंगे, सप्लाई करंट में। तो जो पहले सप्लाई करंट आ रही थी ओमेगा टी माइनस 90, वहाँ पे ओमेगा टी प्लस 90 कर देना है, ठीक है, मतलब उस करंट को लीड करा देना है। पहले लेग कर रही थी, फिर उसके बाद बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वो जो 2 इक्वेशंस वो चेंज होगी। ओमेगा टी 0, 45 और 90 पे चेक कर लेना और उसकी वैल्यू देख लेना कि उसके एफएम की इक्विवेलेंट आ रही है, और फिर उसकी डायरेक्शन चेक कर लेना, ठीक है। आशा करता हूं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक के दोनों लेक्चर रिलेटेड सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।